भाई भाई मैं कोई दाऊद तो था नहीं। फिर मुझे हवालात में छिपकली, चूहों और गंदगी के बीच सुलाया गया। चाहे हम बागेश्वर धाम जी की बात करें, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात करें, काफ़ी लोगों की आस्था या काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो आप भारत के अंदर आपको तो सारे राडार वाडार बंद कर देना चाहिए, आपको बॉर्डर पे बिठा दें, वो बता देगा कि पाकिस्तान के सैनिक कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं। सर मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि आप खुद भी बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए थे। मैंने तो स्टिंग किया, मुझे भी बुलाया गया था कि आपसे जुड़े हुए 4 विधायक हैं तो आप हमारे साथ आ जाओ। मेन स्ट्रीम मीडिया 90 to 95% बिक चुका है, वो सरकार के हिसाब से चलते हैं, सरकार से विज्ञापन लेते हैं। भाई आपको यदि यही करना था तो आप पान की दुकान, चाय की दुकान खोल लेते, अखबार मीडिया में आए क्यों? अभी मैं आपको परसों की मामला बताऊँ, विधायक जी गए अपना इलाज करवाने तो उनको डॉक्टर माँ की गाली दे रहे हैं। आपकी 2 साल पहले जो एक काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम यूट्यूब पे जब रिसर्च कर रहे थे तो हमको हर न्यूज़ चैनल पे एक पर्टिकुलर न्यूज़ दिखी कि आनंद राय जी को दिल्ली के एक होटल से अरेस्ट किया गया। इसी मामले में किया था ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस मामले को इतना बड़ा बता दिया गया कि मतलब एक नेगेटिव इमेजिंग के लिए? हाँ वही तो भाई मैं कोई दाऊद तो था नहीं, मैं कोई मध्य प्रदेश से डकैती डाल के नहीं गया था, है ना, मैं कोई स्मगलर नहीं था। एक विसल ब्लोअर जो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, मंत्री गोविंद राजपूत के कॉलेज से पेपर लीक होता है, वो स्क्रीनशॉट बेरोजगार छात्रों के माध्यम से मेरे पास आते हैं कि सर ये पेपर लीक हुआ है, आप इसको जनता के सामने रखिए। मैं उसको फेसबुक पे डालता हूँ कि भाई ये जो पेपर है लक्ष्मण सिंह के मोबाइल तक कैसे पहुँचे, है ना। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अपने ओएफडी को बुलाया और उनका ओएफडी आदिवासी थे, वो उनका नाम लकीली लक्ष्मण सिंह था, तो उन्होंने बोला तुम आनंद राय के खिलाफ एफआईआर करवा दो। उन्होंने फ़ोन किया, उनका भतीजा राजेश चौहान एडिशनल एसपी क्राइम था, जो एजेके के एसपी थे, उन्होंने एट्रोसिटी केस लगाने से मना कर दिया। तो मेरे केस को क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी ने, क्राइम ब्रांच ने डील किया। यूजुअली क्राइम ब्रांच डील करता है संगठित अपराध, जहां हथियारों की तस्करी हो, बड़ा डकैती हो, इस तरीके के मामले। और जब पेपर लीक हुआ, वो जो एफआईआर हुई पेपर लीक की, उसमें कुछ नहीं हुआ। मतलब जो रियल कल्प्रिट से जिन्होंने पेपर लीक किया उनका कुछ नहीं हुआ। मैं अग्रिम जमानत के लिए एंटीसिपेटरी बेल, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके लिए मैं पहले लोअर कोर्ट गया, फिर मैं हाई कोर्ट गया। तो हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ सॉलिसिटर जनरल को खड़ा किया कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और फिर एक पहले तो आप झूठा एक एट्रोसिटी केस दर्ज करते हो, फिर आप हमको बेल नहीं मिलने देते हो, फिर आप मुझे जॉब से टर्मिनेट करते हो कि आप एक दिन के लिए आप दिल्ली क्यों गए, है ना, आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया उसको हम नहीं मानते हैं, ऐसा करके जॉब से मुझे टर्मिनेट कर दिया। फिर टर्मिनेट करने के बाद मेरी जो ग्रेच्युटी बनती है, 16 महीने की सैलरी होती है, उसको ग्रेच्युटी बोलते हैं, 15-20 लाख रुपए जो होती है, वो मुझे नहीं दी गई। अभी मुझे सिर्फ 10,000 रुपया पेंशन मिलती है, वो भी मेरा ही जो पैसा जो 10% सैलरी से डिडक्ट होता है, उस पैसे को बैंक में जमा करके एक पेंशन स्कीम होती है, वो पैसा मुझे मिल रहा है बस 10,000 रुपये। तो आप एक विसल ब्लोअर को बर्बाद कर दो कि भाई एक बजूका बना के खड़ा कर दो कि यदि किसी ने भी सरकार के खिलाफ उंगली उठाई या किया तो उसका ये हाल करेंगे हम। एक एग्जाम्पल सेट करना है ना, तो आप उसको बर्बाद करने की सरकार द्वारा प्रायोजित। भाई मेरे से तो वो ऐसा बिहेव कर रहे थे ना जैसे मैं स्टेट एनिमी हूँ। तो कोई सॉलिसिटर जनरल मेरी जमानत का विरोध करते हैं, फिर 50 लोगों को दिल्ली भेज के मेरे फ़ोन ट्रेस किए जाते हैं और फिर मुझे वहाँ से लाया जाता है और दिखाया जाता है कि मैं होटल से गिरफ्तार हुआ जैसे मैं कोई ड्रग स्मगलिंग कर रहा हूँ, है ना। और फिर मुझे मेरी 7 दिन की रिमांड मांगी थी पुलिस ने। फिर मुझे हवालात में छिपकली, चूहों और गंदगी के बीच सुलाया गया। हर 2 घंटे में मेरी फ़ोटो खींचने आते थे, रात भर मुझे सोने नहीं दिया गया। 48 घंटे बाद फिर मुझे कोर्ट में लेके गए ये लोग। तो कैसे भी करके आप हरास करो, और जमानत का विरोध करने के लिए 20 से 25 सरकार के वकील खड़े हुए थे। भाई यदि केस सीएम के ओएफडी ने दर्ज करवाया था, वो तो हम दोनों के बीच का पर्सनल मैटर है। फिर तो पर्सनल मैटर में सरकार कैसे आ गई? फिर यदि वो आहत हुए और यदि उनको लगता है कि भाई मैंने उनको आहत किया और वो जातिगत मैंने हरास किया उनको, तो ये मुद्दा तो 2 लोगों के बीच का था ना। 2 लोगों के बीच में सरकार अपने निजी वकील, मतलब गवर्नमेंट के लॉयर कैसे खड़ी कर सकती? मतलब कहीं ना कहीं उनके पीछे सरकार का हाथ था। सरकार उनको पुश कर देती, जाओ आनंद राय से लड़ो, और चूंकि तुम आदिवासी हो, एट्रोसिटी में मजबूत धारा है, देश में सख्त कानून है, और एट्रोसिटी एक्ट का ये मिसयूज का क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से अपने अपोनेंट को दबाने के लिए इस तरीके से तोड़ा जाए, उन्हें कमज़ोर किया जाए। हाँ, जैसे आपका टर्मिनेशन जो हुआ था, आप मेडिकल ऑफिसर थे, और तो हम पहले जानना चाहेंगे कि आपने पहले तो पढ़ाई कहाँ से करी थी, फिर आप कहाँ पर नौकरी करी, और फिर वहाँ पर कैसे आपके साथ ये सारी चीज़ें? देखिए ऐसा है, मेरा जीवन पूरा संघर्षों से गुजरा है ना। मैं
एक बहुत छोटे गांव महेंद्र गांव करके गांव है, हरदा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई पहली से 7वीं तक, है ना। हिंदी मीडियम से था। फिर 8th क्लास की मेरी पढ़ाई हुई, 8th से लेकर 12th तक हरदा में, वो भी हिंदी मीडियम स्कूल था। वहाँ से फिर मैं PMT की तैयारी करने इंदौर आया। यहाँ से मैंने गवर्नमेंट MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और फिर मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से किया। उसके बाद जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी वक्त जब मैंने क्लिनिकल ट्रायल को एक्सपोज किया, पूरे दुनिया में उसकी खबर बनी, क्योंकि सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ड्रग ट्रायल कर रही थी गरीब मरीजों पे, कई लोग मर गए थे। उस मुद्दे को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया और उससे बौखला कर लोगों ने मुझे टर्मिनेट कर दिया कि आप हड़ताल को इंस्टिगेट कर रहे हो, एक बहाना बना के। फिर मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने मुझे बहाल करने के आदेश दिए। उस आदेश को सरकार ने नहीं माना और सरकार अपील में चली गई और 2011 में वो अपील फाइल की, रिट अपील, उसका नंबर है 3/2011। आज 14 साल हो गए, उसकी सुनवाई नहीं होती केस की। मतलब एक तरीके से मुझे उन्होंने मेडिकल कॉलेज से निकाल के सड़क पे ला दिया। फिर दोबारा मैंने तैयारी की, मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मेडिकल ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हुआ और फिर मुझे मेरिट में बहुत ऊपर अच्छे नंबर थे, तो भी मुझे ट्राइबल एरिया में भेज दिया गया, है ना, धार। वहाँ से फिर मैं करीब अपनी जॉब में धीरे धीरे करते फिर मैं इंदौर आया और इंदौर में फिर जब मैंने ये सब किया, जब मैं कंटिन्यू काम कर रहा था और ख़ासकर मैं ट्राइबल राइट्स के लिए भी लड़ता हूँ, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार और RSS को लगता था कि भाई इसको डाउन करो, तो झूठे केस लगाना शुरू किए मेरे ऊपर। तो उसी क्रम में ये केस लगाया गया था और एक दिन की मैं मेडिकल लेकर एंटीसिपेटरी बेल करवाने दिल्ली गया था, तो उसी का बहाना बनाकर ये टर्मिनेट किया गया, डिसमिस किया गया। मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने एक चीज़ कही थी कि RSS जो है वो पूरा किस तरीके से काम करता है, कैसे उन्होंने अपने अपोजिशन पार्टीज़ में भी अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। अधिकतर जो एलीट क्लास है ना, और जो एलीट कास्ट है, वो कहीं न कहीं या तो उनसे प्रभावित होकर, या वो बिजनेसमैन है, उनको लगता है कि भाई हम यदि सत्ता के साथ रहेंगे तो हम कंफर्ट जोन में रहेंगे। RSS क्या करती है कि लोगों से संपर्क करती है। यदि लोग कांग्रेस में भी हैं तो उनको बोलती है हम आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, आप हमारे लिए काम करो। जैसे स्पाई एजेंट होते हैं, रॉ एजेंट होते हैं, रॉ होता है, IB होता है, ऐसे RSS अपने लोगों को प्लांट कर देती है अपोजिशन पार्टी में, और प्लांट करके बोलती है आप वहीं रहो, हम आपको दिक्कत नहीं देंगे। अभी आपने देखा रामनिवास रावत जी थे बीजेपी में, कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए, मिनिस्टर थे, 6 बार उनको पार्टी ने विधायक बनाया, उनको सब कुछ दिया। विशाल पटेल जिन्होंने विधायक थे वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। संजय शुक्ला के पास क्या कमी थी, वो विधायक थे, वो बीजेपी। ऐसे कई लोग, मैं सिर्फ यहाँ का उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, आप महाराष्ट्र देख लो, रातों रात सरकार गिराई वहाँ भी, है ना, यहाँ भी सरकार गिराई, सिंधिया जी के साथ 22 लोग गए। तो भाई आप तो सीधे जनमत की डकैती डाल रहे हो। मैंने तो स्टिंग किया, मुझे भी बुलाया गया था कि आपसे जुड़े हुए 4 विधायक हैं तो आप हमारे साथ आ जाओ। तो मैंने होम मिनिस्टर जो नरोत्तम मिश्रा थे उनका स्टिंग करके मैंने तो ट्वीट करके वायरल कर दिया कि भाई इस तरीके से सरकार गिराई जा रही, लेकिन किसी चैनल ने नहीं चलाया उसको। सिर्फ एक न्यूज़ स्टेट चैनल है उसने उसको चलाया था यूट्यूब पे, आप जाओ आपको मिल जाएगा। और उस होम मिनिस्टर से लोगों ने पूछा भी था, उन्होंने बोला हाँ भाई वो मेरे मित्र वो स्टिंग करते रहते हैं, उन्होंने डिनाई नहीं किया कि मेरा उनका स्टिंग नहीं है। मैंने स्टिंग किया और मैंने चीफ मिनिस्टर का भी स्टिंग किया, चीफ मिनिस्टर ने भी मुझे बात करने के लिए बुलाया था, शिवराज सिंह ने, मैंने उनका भी स्टिंग किया और उनका स्टिंग मैंने हाई कोर्ट में एफिडेविट डाल दिया था कि भाई आप बुला लीजिए, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं बुलाया। तो भाई यदि वो मुझे बुलाकर समझौते करने का प्रयास आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत हो और आप मुझे खरीदना चाहते हो। तो मैंने 2 बड़े स्टिंग किए हैं, एक नरोत्तम मिश्रा जी का किया और एक शिवराज सिंह जी वाले में प्रमुख सचिव ने बोला कि आनंद जी कुछ और बात बता रहे हैं बाहर आकर के, जबकि बात ये हुई नहीं। हमने तो कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था और बोल दिया था कि आप जांच करवा लो। और प्रमुख सचिव कैसे बोल सकते हैं, बोलना था तो शिवराज को काउंटर करना चाहिए, प्रमुख सचिव तो वहाँ थे ही नहीं। जब वो वहाँ स्पॉट पे थे ही नहीं तो उस चीज़ को लेकर कमेंट ही नहीं कर सकते हो। और वो तो उनकी खुद हनी ट्रैप में उनकी ऑडियो आ गई थी, जो जिन की बात कर रहे हो आप छोटू मिश्रा की, वो तो हनी ट्रैप में फंसे हुए थे और हनी ट्रैप में उनकी पूरी ऑडियो वायरल हुई थी। वो ऑडियो भी हमने सोशल मीडिया पे डाली थी। तो जो तो उस लेवल पर बैठकर आप अय्यासियाँ कर रहे हो, पूरे प्रदेश को बेच रहे हो, हम पे क्या क्वेश्चन करोगे भाई। पहली बात तो सबसे बड़ा CM हाउस आपने बुलाया था या नहीं बुलाया था, यदि बुलाया था तो क्यों बुलाया था, अपने आप में वही सबसे बड़ा सबूत है। जिस तरीके से हमने देखा कि पटवारी घोटाला हुआ, पटवारी परीक्षा में धांधली हुई, उसके बाद भी 2023 में कहीं ना कहीं बीजेपी को इतना भारी बहुमत मिला, तो उसके पीछे हिंदुत्व को इस तरीके से बेच रही है बीजेपी कि लोगों को हर चीज़ से ध्यान हटा के
बेरोजगारी से, फसल से, एमएसपी से ध्यान हटा के बस उनको ये है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हम ये करवा दिया, हम ये, मतलब वो पूरा हिंदुत्व पे लेके आते हैं। और जो ओबीसी वोटर है, जो 52 to 55% ओबीसी वोटर और सवर्ण वोटर, ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व के प्रभाव में आकर, मतलब धर्म को अभी उसकी टॉप प्रायोरिटी धर्म है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आपने इंजीनियरिंग कर ली है ना, अब आपके पास नौकरी नहीं है। अब नौकरी नहीं है तो आप रोजगार के लिए क्या करेंगे? भाई मैं आपको क्या घंटा पकड़ा दूं हाथ में कि जाओ घंटा बजाओ और शिवलिंग पे तेल चढ़ाओ, तो आपके घर में क्या रोटी आ जाएगी क्या? या आप किसान हैं और आपको आपकी फसल का की उचित कीमत नहीं मिल रही, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, है ना, वो नहीं मिल रही, तो किसान, और लगातार किसान के साथ अन्याय हो रहा है, खाद बीज सब के भाव बढ़ गए हैं, तो आप ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं से भी बस जो मुख्य मुद्दे हैं उनको हटा के, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरा बिक चुका है। मैं आपको बोल रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया 90 to 95% बिक चुका है। वो सरकार के हिसाब से चलते हैं, सरकार से विज्ञापन लेते हैं। जो मीडिया सरकार से 5 करोड़ से 10 करोड़ महीने का विज्ञापन ले रही है, वो सरकार से प्रश्न कैसे कर सकती है? उनके विज्ञापन रोक देते हैं तो तड़पने लगते हैं। भाई आपको यदि यही करना था तो आप पान की दुकान, चाय की दुकान खोल लेते, अखबार मीडिया में आए क्यों? यदि मीडिया में आए तो आपको जनता की आवाज़ उठानी चाहिए। आप तो सरकार का पक्ष रखते हैं। अच्छा, काउंटर वाइट भी नहीं लेते ना, काउंटर स्टेटमेंट लेते हैं आप देखना अधिकतर केसेस में। जबकि ये पत्रकारिता का सिद्धांत है कि यदि आप किसी के खिलाफ कुछ खबर कर रहे हैं तो आपको एक काउंटर वाइट उस आदमी का पक्ष भी लिखना है, दोनों पक्ष आपको दिखाना है, लेकिन वन साइड दिखाया जाता है हमेशा। तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं पूरा अधिकतर मीडिया ग्रुप्स को अडानी अंबानी ने खरीद लिया, और अभी फिलहाल अडानी अंबानी मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, बाबा काफ़ी चर्चा में है, चाहे हम बागेश्वर धाम जी की बात करें, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात करें, काफ़ी लोगों की आस्था या काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। आपका मैंने एक फेसबुक पोस्ट देखा था जब यहाँ पे आने वाले थे वो, तो मैं जानना चाहूँगा आपका क्या ओपिनियन है? देखिए मेरी भगवान में असीम आस्था है, मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन भगवान के नाम पर जो दुकानदारी कर रहे हैं उनको नहीं मानता। तो धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप शर्मा दुकानदार लोग हैं। भाई आप चमत्कार दिखा के क्या दिखाना चाहते हो? भाई यदि आप इतने ही बड़े चमत्कारी हो तो आप भारत के अंदर, आपको तो सारे राडार वाडार बंद कर देना चाहिए, आपको बॉर्डर पे बिठा दें, वो बता देगा कि पाकिस्तान के सैनिक कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं। तो यदि आपको सब दिखता है, आप अंतर्यामी हो, तो आप इनको तो बॉर्डर पर बिठा देना चाहिए। और यदि आप इतने बड़े चमत्कारी हो तो आपको जो किसानों की फसल है, आप 1 किलो अनाज उगा के दिखा दो मुझे। आप यदि आप चमत्कारी हो तो भाई चमत्कार की आड़ में धर्म अलग चीज़ है, ये धर्म का धंधा कर रहे हैं। तो धर्म, हम भी धर्म को मानते हैं, लेकिन वो धर्म मेरे घर के अंदर है, वो मेरा निजी विषय है कि मैं किस धर्म को मानता हूँ। लेकिन आप धर्म की आड़ में ये जो कर रहे हैं, फिर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो मैंने तो लिखा था कि हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी है, तो नेपाल के फिर लोग यहाँ आके चौकीदारी क्यों कर रहे हैं 4-4 हज़ार रुपये में? यदि हिंदू राष्ट्र बनने से सब हो जाता तो समस्याएं सारी खत्म हो जाती। फिर आप मुस्लिम्स को आप टारगेट कर रहे हो, चादर और फादर को बोल रहे हो, मतलब आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट कैसे कर सकते हो? यदि किसी की आस्था है किसी पीर फकीर में, तो उसकी आस्था है, उसको कानून इजाज़त देता है। किसी फादर की चर्च में आस्था है तो उसका, भैया आप अपना धर्म मानिए, आप किसी और के धर्म को हर्ट कैसे कर सकते हो? तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। और 12वीं पास आदमी है वो, है ना, मैं तुमको बताऊँ, यदि वो इतना बड़ा, और उनका जो भाई है वो तो सिगरेट पी के छल्ले उड़ा रहा है और दुबई में एकदम सैंड सफारी में घूम रहा है, मस्ती छान रहा है? तो भाई आप बैकग्राउंड भी तो देखो ना, वो पिस्टल गोली मार रहा है, दलितों को परेशान कर रहा है उस क्षेत्र में। मैं तो 2-2 बार छतरपुर गया, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया मैंने। और यदि आप इतने बड़े चमत्कारी हो तो फिर आपको तो सारी फोर्स सब बंद कर देना चाहिए, आप ही लोग संभाल लो, पूरा एक मंत्र मारो आप तो पानी आ जाएगा। फिर ये हम पानी लाते हैं नर्मदा नदी से, वहाँ से प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, है ना। अब जैसे कि भाई आपके भोपाल में गैस कांड हुआ, तो किसी भी पुजारी ने बताया था आपको कि ये होने वाला है? क्या प्रिडिक्ट कर किया था किसी ने? क्या तब लोग नहीं होंगे क्या? तो ये चीज़ें, ये पूरा फ्रॉड है, ये पूरा पाखंड फैलाकर युवाओं को मिसगाइड कर रहे हैं। उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपनी खेती बाड़ी पे ध्यान देना चाहिए। देश को बनाना है तो सारे धर्म को एकजुट रखकर सर्वधर्म समभाव से देश आगे बढ़ सकता है ना। और इस तरीके से आप मुस्लिम्स को हर्ट कर रहे हो, क्रिश्चियंस को भी हर्ट कर रहे हो, ट्राइबल्स को आप हर्ट कर रहे हो, कि आप उनको भी परेशान किया जा रहा है कि आप बोलो कि आप हिंदू हो। उनका अपना एक रिलीजन है, वो इन्होंने वहाँ भी कथाएं की ट्राइबल एरिया में जाके। तो
आप कहीं ना कहीं भाई धर्म को सब मानते हैं, भगवान को सब मानते हैं, लेकिन भगवान की आड़ में जो चल रहा है ना वो गलत है। सर मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि आप खुद भी बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए थे। हाँ था, मैं 2013 तक था, लेकिन जब मैंने देखा कि आरएसएस एक भ्रष्ट और करप्ट आदमी शिवराज सिंह चौहान के पीछे खड़ी है, और जिन लोगों ने उनको उजागर किया, आशीष चतुर्वेदी आरएसएस से थे, मैं आरएसएस से था, जब हम लोगों का साथ नहीं दिया आरएसएस ने, जब आप प्रज्ञा भारती का साथ देते हो जो मालेगांव ब्लास्ट में आरोपित थी, उसका साथ दिया आपने, उसको सांसद तक बना दिया, लेकिन जो सही में जो लोग समाज के लिए लड़ रहे थे उनके साथ आरएसएस क्यों नहीं खड़ी हुई? तो जब आरएसएस नहीं खड़ी हुई तो मुझे उनका दोहरा रवैया दिख गया कि यार ये तो दोगले लोग हैं, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ा। और लेकिन हाँ, उनके संगठन क्षमता अच्छी, अनुशासन अच्छा, उससे सीखते हैं, उनकी भी कुछ अच्छी चीज़ें उससे सीखते हैं। और यदि उनको हराना पड़ा हमको बीजेपी को, तो उसमें तो उनके द्वारा सीखे हुए लोग ही हम उनको हरा सकते हैं, जो उनके स्कूल में ट्रेंड है, क्योंकि उनका जो मॉडल्स ऑपरेंडी है, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो समाज के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कैसे वो ब्रेन वॉश करते हैं, उनसे सीखना चाहिए। 2017 में काफ़ी, इससे पहले कभी कुछ एक्शन हुआ था, 2013 से लेकर के 2024 में अपन बैठे हैं। अभी मतलब क्या अब आपका मतलब, जैसे अब तो कि ये लाइमलाइट से मुद्दा निकल गया, अब आपका जीवन कैसा है? मतलब नहीं, हम तो देखो, एक विसल ब्लोअर हमेशा विसल ब्लोअर रहता है ना, हमको कहीं भी गलत दिखता है तो हम आवाज़ उठाते हैं। विसल ब्लोअर का मतलब ये होता है कि जहाँ गलत हो वहाँ आप सीटी बजाओ, है ना। तो हमको यदि कभी भी कहीं भी कुछ गलत दिखता है तो हम तो आवाज़ उठाते हैं। और अभी मैं आपको परसों की मामला बताऊँ, एक विधायक जी गए अपना इलाज करवाने, तो उनको डॉक्टर माँ की गाली दे रहे हैं, बाहर निकल जाओ, और सरकार उसको संरक्षित कर रही है, उल्टा विधायक पे एफआईआर कर दी। तो भाई जहाँ गलत होगा हम आवाज़ उठाएंगे। अभी मैं आपको बताऊं, खैरकुंडी में एक अंडर कस्टडी मारे गए आदिवासी, उसकी मामला हमने उठाया। नीमच में, नेमावर में 5 लड़कियों को मार दिया गया, गड्ढे में गाड़ दिया गया। तब हिंदू संगठन कहाँ गए थे? वो आदिवासी हिंदू नहीं थी क्या? भाई आप बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हो, आपको मणिपुर के आदिवासियों की चिंता नहीं है? मणिपुर के लिए कब रैली निकाली बताओ मुझे, बीजेपी ने, आरएसएस ने? क्या मणिपुर में हत्याएं नहीं हुई क्या? या जब यहाँ पर अत्याचार होता है एसटी/एससी पे, तब ये हिंदू संगठन कहाँ जाते हैं? तो ये डिप्लोमेटिक हैं, ये सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बस, और धर्म का मिसयूज कर रहे हैं। और धर्म, मानवता सबसे बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, और हम लोग मानवता को मानते हैं, हमारे लिए ह्यूमैनिटी बहुत बड़ा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हम लगभग इस पॉडकास्ट के अंत में पहुंच गए हैं। जस्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बातचीत आपको, हमें तो बहुत पसंद आई, लेकिन अच्छा लगा, और नए लोग आने चाहिए इस लाइन में। और लोग पॉडकास्ट की दुनिया में अलग अलग टेस्ट हैं लोगों के, बहुत लाइट इंटरव्यू भी रहते हैं, लाइट सब्जेक्ट्स रहते हैं, लोगों को लाइट चीज़ें देखना पसंद है ना। लेकिन जब इस तरीके की बात होती है हार्ड टॉपिक पे, तो लोग कई बार बोलते हैं कि आप बहुत नेगेटिव हैं, आप सकारात्मक रहिए। तो लोगों को ये नहीं पता चलता कि जो करप्शन को उजागर करना भी कंस्ट्रक्टिव काम है, इट्स नॉट नेगेटिव। जो गलत लोग हैं, जो करप्ट हैं, उनको तो आपको सूली पे चढ़ाना होगा, और उनके लिए हमको लड़ना भी पड़ेगा। तो इसको, ये एक सकारात्मक तरीका है करप्शन को ख़त्म करने का। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपका कीमती समय में से हमें समय देने के लिए। और चूँकि मेरी आपसे पहले से बातचीत हो रही थी, मुझे पता है कि आप कितना बिजी हैं, आपके पास क्या क्या आपके सारे दिन भर के कार्यक्रम होते हैं, पर उसमें से भी आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।